हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र टो सीरीज यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के प्रैक्टिस सेट का। और उसमें हम लोग जो है देख रहे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम हिंदी और जीएस के पोर्शन को जो है देख रहे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट। और इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का आप चैनल पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है वीडियो का वो मिल जाएगा। वीडियो से संबंधित यूथ पब्लिकेशन का जो बुक था वो सारा कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और रीजनिंग चल रहा है यूथ कंपटीशन का चैप्टर वाइज, जो कि आपके वीडियो एग्जाम्स के लिए, चाहे वनडे एग्जाम्स जो भी है यूपी ट्रिपल एस सी में, जहाँ तक पर जो है रीजनिंग पूछा जाएगा वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो है वह स्वतः ही जान जाएगा। इसमें वह जो है यह कौन सा सर्वनाम इस वाक्य में दर्शाता है, ये बताना है, ठीक है। वह जो है कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें वह जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट राइट हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के साथ एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कि अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो उसको परिपत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दिया है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, बीजोपन काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द जो है इनमें से शब्द जो है कौन सा नहीं है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पानी है, भीड़ है, लोहा है, दूध है, पीतल है, सोना, चांदी, जनता, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, दल, झुंड, टोली इत्यादि जो है एक वचन शब्द होते हैं, ठीक है। लेकिन नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, ठीक है, और दर्शन, समाचार, ये सब नित्य बहुवचन के वाले होते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत जो है नहीं आता है इनमें से? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, विवृत स्वर जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। अगर उच्च स्वर उच्चारण में जीव का अग्र, मध्य अथवा पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है और इसी आधार पर जो है हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर जो है स्वर के 4 भेद होते हैं और उसमें से एक विवृत स्वर होता है जो कि मुख के खुलने के आधार पर होता है। अन्य 3 की बात करें तो अर्धवृत, अर्धसंवृत और संवृत स्वर जो कि मुख पर होता है, और ये तीनों जो होते हैं जीभ पर होते हैं। तो आपका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से इसमें से गलत दिया गया है, ये बताना है, ठीक है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आँख जो दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से ये गलत है। आँख को हम ऐसे लिखते हैं, ये जो है गलत लिखा हुआ है। आँख को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये चंद की बिंदी होना चाहिए ऊपर, इस तरीके से आँखें शुद्ध रूप से होता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प चुनना है, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है? तो अशुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो व्यंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। व्यंग का अर्थ होता है ताना, और अगर हम इसमें बात करें तो ये किस तरीके लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, जबकि ये गलत लिखा हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थ में संधि बताना, तो स्वार्थ में होता है दीर्घ स्वर संधि, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसको अगर हम संधि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद, तो स्व प्लस अर्थ इसका जो है संधि विच्छेद होता है, मिलकर स्वार्थ बनता है जो कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पावन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पौ प्लस अन मिलकर पावन बनता है, और ये जो है अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, और रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? जो आजीवन शब्द है ये किस समास का उदाहरण है?
आजीवन जो है ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अव्ययीभाव समास में पहला पद जो होता है वो होता है प्रधानता होती है उसकी, और सामासिक पद क्या होता है, अव्यय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है इनमें से। कर्मधारय की समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ए पार्ट हो जाए नील गगन। नील गगन क्या है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो सम उपसर्ग से बना शब्द जो है वो सम्मुख है। आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, परा उपसर्ग के अर्थ की बात करेंगे तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर, परा उपसर्ग का अर्थ होता है अनादर, नाश, कम से, ये सब परा उपसर्ग का जो है क्या होता है, अर्थ होता है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो उल्टा शब्द भी क्या होता है, परा उपसर्ग, सॉरी उल्टा नहीं होता इसमें, अगर हम देखेंगे तो परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हाँ उल्टा ही होता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत शब्द का जो है बात करेंगे, कृत प्रत्यय का उदाहरण क्या है, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। खिलाड़ी जो है कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, खेल जो है क्रिया है, और कृदंत प्रत्यय से जो है खिलाड़ी शब्द बनता है जो कि विशेषण शब्द होता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा, इनमें से आँख का तत्सम रूप बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आँख का तत्सम रूप की बात करेंगे तो अच्छी जो होता है ये आँख का तत्सम रूप होता है। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग निम्नलिखित में से किन शब्दों में नहीं होता। विसर्ग के प्रयोग की बात करेंगे तो ये तद्भव शब्द जो होते हैं उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। चौथा जो दिया गया इसका तत्सम क्या होगा, चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, चतुर्थ। ठीक है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा होता है। धूम्र के तद्भव शब्द की बात करेंगे तो धुआं, धुआं जो होता है धुआं का तद्भव क्या होता है, धूम्र होता है। ठीक है, सॉरी धुआं का तत्सम धूम्र होता है, धूम्र का तद्भव धुआं होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ऋण, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द जो है एक संज्ञा का किस संज्ञा का भेद है, यानी कि स्वतंत्रता जो है कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। आप अंदर आकर बैठी, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप। आप जो होगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। इसमें हमें क्रिया चुनना है, कौन सा क्रिया इसमें है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सीखती है जो शब्द लिखा हुआ या क्रिया हुआ, ये क्या है, क्रिया होता है। तो आपका आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सीखती है। अगला क्वेश्चन आहा आप आ गए, आप आ गए वाक्य में आहा क्या कौन सा शब्द है, तो आहा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एक अव्यय होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अव्यय, जो कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, और उपयुक्त वाक्य में जो है रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है, यानी कि सखियों सहित जो पुष्प वाटिका गई है ये कौन सा भेद उदाहरण है। तो प्रश्नगत वाक्य में अगर हम देखेंगे तो रेखांकित पद जो होता है वो सखियों सहित यानी कि संबोधक संबंध बोधक अव्यय का ये उदाहरण होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक के पर्यायवाची की बात करेंगे तो ये सेना का पर्यायवाची होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो कटक होता है, कटक भी सेना का अन्य पर्यायवाची होता है। इसका अनि भी होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो चमू भी सेना का पर्यायवाची होता है। दल होता है सेना का पर्यायवाची, सैन्य होता है सेना का पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद इसमें वाहिनी जो होता है ये भी सेना का पर्यायवाची होता है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, सेना के पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन है कामदेव का जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो मदन, मनोज, मार, मकरध्वज, मनोभव, पंचसर, स्मर, मन, सिज, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है
और अनंग, रतिपति, कुसुम, सर, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज का विलोम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ठीक है, अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम क्या होता है? दीर्घायु शब्द का विलोम होता है अल्पायु। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वर्ष की हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही रिक्त स्थान बनने के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है इनमें से। तो प्रश्नगत वाक्य के रिक्त स्थान में प्रगति शब्द का प्रयोग होगा। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वाक्य अगर पढ़ेंगे तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? तो अगर इसमें प्रयुक्त वाक्य जो है इसमें रिक्त स्थान पर साकार अगर हम भर देंगे तो ये जो है पूर्ण रूप इसका वाक्य हो जाएगा। तो गांधी जी का रामराज का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य शब्द। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिज्ञासु उसको कहा जाता है एक शब्द में। ठीक है, अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, ये इसका हो जाएगा किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, वो उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौकड़ी भूल जाना इसका क्या अर्थ होता है? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो चौकड़ी भूल जाना इसका अर्थ होता है मुहावरा है और इसका अर्थ होता है घबरा जाना। ठीक है, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो अंधों में काना राजा इसका जो है लोकोक्त है, इसका क्या अर्थ होता है? तो अंधों में काना राजा का लोकोक्त का अर्थ होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो आंसर इसका राइट ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलमा घर जाती है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य चयन करना है, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य की बात करेंगे तो उसने खाना खाया और सो गया, यह वाक्य संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है क्योंकि यहाँ पे बीच में और लगा है। ठीक है, और लगा के दो उपवाक्य जोड़ के एक जो है वाक्य बनाया गया। अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है पहचानने पर, तो इसमें अगर आपको कहीं पर, किंतु, और, या आदि से अगर जुड़े हों समुच्चय बोधक वाक्यों से, शब्दों से, तो वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करने जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो प्रस्तुत वाक्य जो ऑप्शन है डी पार्ट, ये जो है शुद्ध वाक्य रूप से लिखा, तुम अपना काम करो, ये शुद्ध रूप से लिखा, बाकी सारे जो है अशुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें कृतवाच्य है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। इसी आधार पर वाच्य जो है तीन प्रकार बांटा गया है। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? अगर हम इसमें देखते हैं तो उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें कर्ता कारक का ये उदाहरण है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है तब वहाँ पे ने का प्रयोग होता है और ने जो होता है यह परसर किसका होता है? कर्ता का होता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? अब छत से कूद पड़ी बिल्ली, इसमें कौन सा कारक बताना? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान का परसर्ग अथवा चिन्ह जो होता है वो से होता है और से भी होता है, अर्थ निकलता है अलग होने की स्थिति हो रही हो। ठीक है, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग जहाँ पर हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ से बिल्ली छत से कूद रही है यानी छत से अलग हो रही है बिल्ली, तो यहाँ पे आपका अपादान हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो ये भेड़ जो दिया गया, भेड़ा जो दिया गया है, ये भेड़ शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। इसमें क्या है, बड़ा आप प्रत्यय लगा दिया गया तो ये भेड़ा हो गया और भेड़ा जो होता है वो पुल्लिंग शब्द बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से भैंस को हम भैंसा बनाते हैं तो भैंस हो गया स्त्रीलिंग और भैंसा जो हो गया वो पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन में अगर दिएगा पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर,
अगर इसमें देखेंगे तो ख्याति जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, जबकि मोती, पर्वत, पत्थर सब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने आम खाया। इस वाक्य में किस काल को, यह जो है वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो अगर इसमें देखिए, अगर बात करेंगे मैंने आम खाया यानी कि अभी जस्ट खाया हुआ है, तो यहाँ पे भूतकाल हो रहा है, लेकिन कौन सा भूतकाल है? तो ये जो है आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, आसन्न भूतकाल में क्या होता है? क्रिया की समाप्ति निकट या तत्काल ही सूचित होते हैं। जैसे कि मैं चला हूँ, वस्तुतः जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति कब हो तो उसे भूतकाल कहा जाता है। तो सिंपली इसमें भूतकाल हो जाएगा। अगर भूतकाल के अंतर्गत पूछा जाएगा तो ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। गुणवाचक के विशेषण के प्रयोग की बात करें तो प्रस्तुत वाक्य में अगर देखेंगे तो ए पार्ट में, तो वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस वाक्य में नटखट शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। नटखट जो लिखा हुआ ये शब्द गुणवाचक के रूप में प्रयोग किया गया। नीचे देखिए किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से वर्तनी शुद्ध की बात करेंगे, जो द्वारका लिखा हुआ है ए पार्ट में, इसकी वर्तनी शुद्ध रूप से है, बाकी सारे की वर्तनी गलत है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अगर ऋग्वेद में देखेंगे तो सबसे प्राचीन तो उनसे वैदिक संस्कृति प्राप्त होता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है इनमें से? तो पंजाबी जो इसमें दिया गया है, ये पंजाबी ये जो है प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, पाली और अपभ्रंश जो है सभी प्राचीन भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय की बात करें तो प्रशासनिक नियंत्रण होगा। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य किससे शुरू करते हैं? तो अगर हम इसमें देखते हैं तो यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ अथवा ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचगव्य में जो है निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है और इसमें से बताना है कि जो पंचगव्य हिंदू धर्म में जो सम्मिलित करते हैं, इनमें से कौन सा एक सामान है, जो चीज़ है जो उसमें सम्मिलित नहीं है पंचगव्य में। तो इसमें अगर देखा जाएगा पंचगव्य में, तो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से क्या है निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। तो दूध, दही, घी, गोबर ये गाय का ही होना चाहिए। और तुलसी जो होता है इसमें पंचगव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदों के गद्य प्रकरण को कहते हैं ब्राह्मण। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपथ, ये सब ग्रंथ हैं। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जो है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय से तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पराजित हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। लेकिन 1192 में जस्ट एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, और उसमें मोहम्मद गौरी जो है विजय पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता अथवा भारत का तोतिया या तूतिया हिंद कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे तोतिया हिंद, तोता हिंद जिसे कहा जाता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी थे। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लौह और रक्त की नीति की बात करेंगे तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला था सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को जो है पराजित किया था? तो इन्होंने पराजित किया था 1612 ईस्वी में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष जो है शुरू किया था? तो पहला अंग्रेजों के बाद पहला डेनिश आए, और डेनिश 1616 ईस्वी में जो है आए थे। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा 1616 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की ऐतिहासिक शहर जिसे
ये टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर जो है श्रीरंगपट्टनम, ये मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपका आंसर इसमें तो सी पार्ट हो जाएगा मैसूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ठीक है, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कई अन्य देशों संविधानों के ग्रहण अध्ययन किया और इसके बाद जो है जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय स्थितियों के परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें जो है भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब इसमें से अगर हम देखेंगे तो कौन सा वो प्रावधान नहीं है जो योगदान नहीं है भारत के संविधान में, तो वो है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत ने जो अन्य देशों के संविधान से जो लिया चीज़ें ली, उनमें से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को लिया, अमेरिका का मूल अधिकार विधेयक और सोवियत संघ से समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट पड़ा और वहीं से लिया। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने जो है समानता से संबंधित है? इनमें से तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 जो होता है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है और ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर आता है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया था। राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को जो है प्रारंभ किया? तो वो अनुच्छेद की बात करेंगे तो वो है अनुच्छेद 18 का पहला। ठीक है, जिसमें इन पुरस्कारों को जो है क्या किया गया? प्रारंभ करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जो है वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती जो है मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वो है अनुच्छेद 23। ठीक है, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद 23 जो है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 आता है और इसमें जो दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी होती है? तो अगर इसमें हमसे देखते हैं, ठीक है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश अगर देखा जाएगा तो श्रीलंका है और जो ये पाक जलडमरू संध से जो है क्या है जुड़ा हुआ है, यानी पाक जलसंधि से पृथक होता है। आपका आंसर इसमें सी पर राइट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसके उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? इनमें से तो अगर देखा जाए तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है और भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर की बात करेंगे तो त्रिपुरा जो है शहर इसमें आता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। पृथ्वी के कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल भी हैं उसे क्या कहा जाता है? तो स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं और इसका निर्माण की बात करेंगे तो खनिज तत्व शैलों और मिट्टी से बना हुआ है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, स्थलमंडल। अक्षांश एक वृत्त और जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है वो क्या कहलाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जो 52 डिग्री दक्षिण में है वो 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो अगर इनमें से अगर आप देखते हैं कर्क रेखा तो भारत से तो गमन करती है, तो ये इसमें भी भारत इसमें भारत, इनमें दोनों नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो भारत और सऊदी अरब 2 जगह से गुजरती है, यानी तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जिसको कहते हैं पहली बार घोषित किया गया था? तो वो था
अगर बात करेंगे तो 1965 में तो धान के लिए जो है एमएसपी सर्वप्रथम जो है घोषित किया गया था। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता है इनमें से? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा भारत के कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन सा शामिल नहीं होता? तो वो है अनुकूल मंडी। ठीक है, ये दोष नहीं है, तो आपका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता, नहीं करता है? तो अगर इसमें देखेंगे तो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सीमा साझा नहीं करता? तो प्रश्न अगर देखें इसमें विकल्प में सीतापुर जिले की सीमा जो है नेपाल से नहीं मिलती, तो आपका आंसर इसमें सी पर। बाकी पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज इसकी सबकी सीमाएं जो है नेपाल से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वह शहर स्थित है, बताना है। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे बिठूर में है, बिठूर शहर है, ये जो है कानपुर में पड़ता है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है इनमें से? तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर है। और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। तो इस तरीके से इसमें जो है आप मिलान कर सकते हैं, यानी कि ए का 2, ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का जो है 3। तो आपका आंसर इसमें इस प्रकार बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल जिसकी हो उसका। तो विकल्प में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है संत रविदास नगर है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका संस्करण 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है हापुड़। अब हापुड़ ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें हो जाएगा संत रविदास नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो इसमें अगर देखते हैं तो अलीगढ़ की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल की बात करेंगे तो यहाँ पर गेहूं जो है प्रमुख व्यावसायिक फसल है। व्यावसायिक फसल पूछा गया है, तो जो है गन्ना जो है वो व्यावसायिक फसल है उत्तर प्रदेश की प्रमुख। ठीक है, गेहूं जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, आंसर इसका क्या हो जाएगा? लखनऊ के आलमबाग में, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एसोचैम यूपी की स्थापना की बात करें तो 1994 में किया गया था, राइट आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन कौन सी इनमें से? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों की 3 बुनियादी इकाइयों में ट्रांसमीटर पहला आता है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसमिशन चैनल और इसके बाद आता है रिसीवर, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो POP3 जो प्रोटोकॉल है ये उपयोग किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग में करते हैं। ठीक है, SMTP की अगर हम बात करेंगे तो ये है ईमेल भेजने को लिए प्रयोग करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख और प्रयोजन आधारित यानी क्रमादेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा इनमें से नहीं है? तो वो है सी लैंग्वेज, आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी? अब इसमें अगर बात करेंगे इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विधारी संख्या प्रणाली है। ठीक है, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा जबकि सभी प्रश्न की सभी संख्याएं द्विधारी संख्या पद बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखी हुई हैं? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो उत्तर विकल्प इसका भी बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण जो दिया गया है वो क्या है, एसआई मात्रक क्या है ये बताना। तो चुंबकीय प्रेरणक जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इसका एसआई मात्रक जो है वो टेस्ला होता है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लग विकल्प जो है क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो इसमें से अगर देखते हैं तो व्हील बैरो और सरौता और नेट क्रैकर जो होता है ये सब सेकंड श्रेणी के उदाहरण, सेकंड लेवल के जो क्या होते हैं लीवर के उदाहरण होते हैं, तोलक जो उसको कहते हैं, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन क्या है?
सिलिकॉन की बात करेंगे तो एक उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के एक इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटिक प्रक्रिया का प्रकार है। इसमें उच्च प्रतिक्रियाशीलता जो है कि धातुएं जो कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जो है और उसके अवयस्कों को अलग किया जाता है, तो आंसर इसका टी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो है जिगर, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। जिगर या फिर इसको यकृत कहते हैं और इंग्लिश में इसको लीवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क को आवेगों का आवेदन प्रदान करता है? तो आदान प्रदान इनमें से अगर देखा जाए तो मेरुदंड जो है वो एक लंबी पतली नलिका सदृश रचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है और संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक जो है मस्तिष्क का भेजने का कार्य तथा प्रतिबिंब क्रिया का संचालन करता है। तो आपका आंसर इसमें मेरुदंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है इनमें से? तो हृदय की धड़कन एक श्वसन स्वचालित क्रिया है और यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के उपस्थित एक नियंत्रक केंद्र द्वारा जो होता है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये इसका आयोजन हुआ शिमला, हिमाचल प्रदेश में, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया था और उत्तर प्रदेश को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर की इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और शीर्ष 3 में कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा राज्य आता है। जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में जो है मतदान किया था? तो टोटल इसमें जो कि अगर हम बात करेंगे तो 161 सदस्यों ने जो है पक्ष में मतदान किया था। तो आपका आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन 2 भारतीय स्थलों को जो है शामिल किया गया? इनमें से क्या होगा इसके आंसर? इसके अगर हम आंसर करेंगे तो विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में जो है भारत के 2 स्थल अहमदाबाद और केरल को जो है शामिल किया गया। तो अहमदाबाद और केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022 के सीजन 9 में नीलामी बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम है पवन सहरावत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, पवन। इन्हें जो है तमिल थलाइवाज ने जो है 2.26 करोड़ में खरीदा है। तो आपका आंसर इसमें जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो उनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 31वां व्यास सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया जाता है और 2021 का 31वां जो दिया गया है वो व्यास सम्मान और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर इसमें जो है डी पार्ट हो जाएगा, असगद वजाहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये जो गठन किया गया है ये सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसके विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली उसके लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो ये अमेरिकी जीव विज्ञानी और संरक्षणविद रेचल कार्सन की पुस्तक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, रेचल कार्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है, क्यों हानिकारक है? तो अति नगरीकरण और औद्योगिकरण की बात करेंगे तो संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।